दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 जून 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। क्लियर है? लेकिन वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन, सबसे पहले पॉज करके आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो के आखिर में इसका डिस्कस मैं कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थल, नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? आई रिपीट, घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ऑप्शन ए है चिल्का झील का क्षेत्र, बी हो गया चंबल नदी का क्षेत्र, सी पुलिकट झील का क्षेत्र, या डी पश्चिमी घाट। आई रिपीट, चारों ही ऑप्शन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चिल्का झील, चंबल नदी, पुलिकट झील या पश्चिमी घाट। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट तौर पे चीन को संदेश दिया है कि उकसाएंगे तो भारत के निर्णायक जवाब देना होगा, और इस पे एडिटोरियल भी दिया हुआ है, अन्य न्यूज़ भी दिया हुआ है। हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। ओके, मैप पे हम आ गए। ये जो रोड दिख रहा है, ये जो रोड आपको दिख रहा है, इस रोड का नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। राइट, ये इस रोड का नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। इस रोड के बनने से भारत को सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि भारत के जो भी सैनिक हैं अब यहाँ पे पहुँचना चाहें, अंतिम छोर पे पहुँचना चाहें अक्साई चीन के पास, तो कभी भी इंडिया वहाँ पे पहुँच सकता है। तो रोड स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रख लेना, दौलत बेग ओल्डी रोड। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे हम एक बार फिर से आते हैं। ये जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर है, ओके, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट, रिमेनिंग जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपको लद्दाख। तो भारत सरकार ने जब नीति बनाई, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया, तो दो यूनियन टेरिटरी बनाई। एक तो बनाया जम्मू कश्मीर और एक बनाया लद्दाख। बहुत ही गहन अध्ययन के बाद इस पे काम किया गया। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जम्मू कश्मीर में क्या है कि यहाँ पे अपना इसका विधानसभा भी होगा। जिस तरह से दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली का अपना स्टेट असेंबली है, अपना चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी चीफ मिनिस्टर होगा। और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी होगा। लद्दाख पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होगा, जैसे चंडीगढ़। क्लियर है? अब देखो, जितना भी डिस्प्यूटेड पार्ट है, भले ही वो पार्ट हो, ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, नॉर्मली ये पार्ट है आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पार्ट जो है नॉर्मली ये चीन, ये अक्साई चीन है, जो कि चीन यहाँ पे कब्जा जमा लिया था 1962 वार के समय में। तो वो सारा का सारा पार्ट जो डिस्प्यूटेड पार्ट था, उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होगा। इस तरह से बड़ी चालाकी के साथ भारत सरकार ने काम किया था जब उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो टेरिटरी की स्थापना किया था, दो यूटी की स्थापना किया था। क्लियर है? अब एक और मैप पे हम चलते हैं। देखो, ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये गलवान घाटी का क्षेत्र। ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा पार्ट, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस तरह का लाइन वाली पार्ट, उसके बाद नीचे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊपर में है ये पार्ट, ये सारा का सारा चीन के अंतर्गत आता है। चीन गवर्नमेंट यहाँ पे, वर्तमान में चीन की सैनिक यहाँ पे काबिज है। चीन के तहत ये सारा का सारा क्षेत्र आता है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र, ये 1962 वार के समय में चीन ने इस पर कब्जा जमा लिया था, जो 39,000,
आई गेस 37,000 किलोमीटर है। और नीचे का क्षेत्र धीरे धीरे चीन जो है कब्जा जमा रहा है भारत में। अब देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शन के आधार पे बना है, यानी उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई पिलर नहीं है कि इस पिलर से इधर जो है आप चीन में हैं और इस पिलर से इधर जो है आप इंडिया में हैं, ऐसा नहीं है। एक परसेप्शन के आधार पे दोनों देशों ने एक सहमति बनाई थी कि हम मानते हैं कि ये क्षेत्र मेरा जो है, ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र से इधर चीन है और इस क्षेत्र से इधर जो है इंडिया है। एक परसेप्शन बेस्ड पे बना था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है? तो डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है? तो एक पेगोंग लेक में अभी जो है चीन की सेना यहाँ पे है, एक हॉट स्प्रिंग में है और गलवान वैली में भी है। चीन का कहना है कि गलवान वैली उसका क्षेत्र है। चीन का स्पष्ट तौर पे कहना है कि गलवान वैली उसका क्षेत्र है। भारत का कहना है कि गलवान वैली हमारा क्षेत्र है। इवन अक्साई चीन भी हमारा क्षेत्र है। ये भारत के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट के अंतर्गत कि अक्साई चीन हमारा क्षेत्र है और उसे हम लेके ही रहेंगे। क्लियर है? ओके, इशू क्लियर है? इशू यह है कि भारत सरकार जो रोड बनाई है दौलत बेग रोड, वो रोड जो है गलवान वैली होके क्रॉस करती है और चीन का कहना है कि गलवान वैली उसका क्षेत्र है, राइट। इसलिए वो इसको अपोज कर रहे हैं चीन। क्लियर है इतना तक? अब देखो ये एडिटोरियल का पार्ट है, आप बाद में देख लेना इसको, और हम कंबाइन करके कोशिश करते हैं इसको डिस्कस करने का। 3 महत्वपूर्ण चीन के नेता हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई रिपीट, चीन के महत्वपूर्ण 3 नेता हुए हैं इतिहास में जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहला जो था माओ था, जिसने माओवाद को जन्म दिया। माओवाद एक थ्योरी है जो माओ के सिद्धांतों पे आधारित है। तो इन्होंने क्या किया कि चीन की पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके नई व्यवस्था की शुरुआत की, नई कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की, कम्युनिज्म की शुरुआत की, साम्यवादी की शुरुआत की। तो एक तरह से इन्हें कहा जाता है कि ये चीन को स्वतंत्रता दिलाने वाले व्यक्ति थे। क्लियर है? दूसरा जो है जिसका नाम है डेंग सियाओपिंग। डेंग सियाओपिंग जो है चीन के 1970 के दशक में, 1970 के दशक में ये चीन के सत्ता पे काबिज हुए, चीन के राष्ट्रपति बने और इन्होंने सेज पॉलिसी लाया। आप याद करो कि हमने बताया था कि 1970 के दशक में भारत की जीडीपी चीन के इक्विवेलेंट थी और कहीं कहीं कुछ कुछ समय ज़्यादा भी रही है। भारत की इकोनॉमी चीन के इक्विवेलेंट या ज़्यादा रही है 60 से 70 के दशक में। 70 में क्या हुआ आखिर कि चीन अचानक विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी, सबसे बड़ा योगदान जो था वो इसी का था, डेंग सियाओपिंग का था। इन्होंने क्या किया था कि सेज पॉलिसी लाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी लाया था और चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की शुरुआत 1970 में ही किया था। जिस मेक इन इंडिया की बात हम 2017 में कर रहे हैं, 2015 में कर रहे हैं, 2020 में कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 50 वर्ष पहले 1970 में चीन ने कर दी थी। क्लियर है? और तीसरा नाम जो आता है वो आता है शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग का नाम आता है। शी जिनपिंग चीन को वर्चस्ववादी बनाना चाहते हैं, चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, चीन को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाना चाहते हैं, चीन को हेड बनाना चाहते हैं एक तरह से। और यही कारण है कि इसी के एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जहां चीन में उत्पादन सामग्रियों को, जहां चीन में मैन्युफैक्चर्ड सामग्रियों को डायरेक्टली जो है रोड के माध्यम से विश्व की कोना कोना तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी की योजना थी। BRI, वन चाइना वन रोड, इसका इनिशिएटिव था एक तरह से, राइट। तो इस तरह की जो है 3 नेता हैं जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए चीन से रिलेटेड। क्लियर है? तो फर्स्ट पेज पे चीन को लेकर के ये बेसिक पॉइंट था कि क्यों डिस्प्यूट वर्तमान में है।
हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि चीन के साथ भारत का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हमने मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। देखो, एक अन्य न्यूज है कि सस्ते व टिकाऊ माल के उत्पादन से ही खत्म होगी चीन पे निर्भरता। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चीन का कोई सामान यूज कर रहे हैं तो लिस्ट आप ये करें सबसे पहले कि आप अपने मोबाइल में जो आपका चीनी ऐप है उस चीनी ऐप को हटा दें। सबसे पहला काम आप ये करें कि मोबाइल से जो चीनी ऐप यूज कर रहे हैं, आप चीन का जो ऐप यूज कर रहे हैं उसको हटा दें और साथ ही साथ कोशिश करें कि कम से कम चीन के सामान या चीन की वस्तुओं को खरीदने का। राइट। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि राइटर का कहना है, लेखक का कहना है कि सस्ते और टिकाऊ माल के उत्पादन से ही चीन पे निर्भरता खत्म होगी। यानी अगर मान लेते हैं कि चीन एक हमें मोबाइल बेच रहा है 1,000 रुपये का, तो भारत सरकार को अब इस पर कोशिश करके इसी मोबाइल को सेम क्वालिटी में आपको 950 रुपये तक में मार्केट में लाना होगा। और यही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। राइट। चीन पे डिपेंडेंसी पूरी तरह से समाप्त करने का एकमात्र सॉल्यूशन है। और उससे पहले मैं ग्लोबल टाइम, जो चीन का माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम एक तरह से न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया है जिस तरह से ये दैनिक जागरण है, लेकिन ये चीन का माउथ पीस है, इसलिए कि ये चीन सरकार को जो भी स्टेटमेंट देना होता है वो ग्लोबल पीस के माध्यम से देता है। राइट। चीन में वैसे भी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, भारत में जिस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता है चीन में नहीं है। तो ग्लोबल टाइम चीन सरकार का माउथ पीस है, चीन सरकार का एक तरह से स्टेटमेंट। और ग्लोबल पीस ने कहा है कि भारत के लोगों में रग रग में बस चुका है चीनी सामान, इसलिए चीनी सामान का बहिष्कार भारत सरकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ कि चीन से किस तरह से भारत अलग हो सकता है। राइट। क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या समस्या है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा आज का डिस्कशन है इस टॉपिक का बेसिकली कि कैसे जो है भारत उत्पादन सस्ता करे चीन के सामान के कंपेयर में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि समस्या क्या क्या है। एपीआई है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इस न्यूज़ पे भी एपीआई के बारे में डिस्कस है। एपीआई कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मान लो दवाई जो आप बनाते हैं उस दवाई का बेसिक कंपोनेंट है एपीआई। एपीआई के बिना दवाई बन नहीं सकती, इतना समझ लो आप। और इस दवाई का 90% हम चीन से मंगाते हैं। आप समझ सकते हो ना। भारत दवाई का वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व के बाजार में भारत का दवाई जाता है, लेकिन भारत का दवाई का जो कच्चा माल है, जो इंग्रेडिएंट है, वो मंगाते हैं हम चाइना से। 90% उसका हिस्सा चाइना से हम मंगाते हैं। दूसरा है कि भारत में जो शीर्ष 5 कंपनी है मोबाइल की, उसमें 4 कंपनी चीन की है। शीर्ष 5 कंपनी भारत की जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है उसमें 4 कंपनी चीन की है, एकमात्र कंपनी कोरियन है जो कि सैमसंग है। क्लियर है। बिजली उत्पादन, भारत में जितना बिजली उत्पादन होता है उसमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो चीन से आते हैं। और तो और जो हमारे देश के राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी थी, जो 3,000 करोड़ की मूर्ति बनी थी, उसको निर्माण भी चीन की वस्तु के द्वारा ही किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चीन के सामान से भरा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? आखिर चीन पे इतना डिपेंडेंट हम कैसे हो गए, उसे हमें कुछ समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि भारत सरकार टैक्स अधिक लगाती है चीन के कंपेयर में। मान लो कि आज मैं एक कंपनी खोलता हूँ और मैं सरकार को कहता हूँ कि आप जो सामान चीन से मंगाते हैं मैं वो बना कर आपको दूंगा। राइट। उसके बाद भी बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारी समस्या मुझे आएंगी, फेस करनी होंगी। सबसे अधिक समस्या तो पहला है कि टैक्स अधिक से अधिक लगेगा। राइट। और टैक्स का बहुत सारा स्लॉट होता है, ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स वो टैक्स। तो ये कारण है कि नए जो है कंपनी वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस तरह से। दूसरा कारण क्या है कि ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवाद। हमें समझना होगा कि पूंजीवाद जो है
उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वर्तमान में कोविड-19 में हमें दिख रहा है। अब पूंजीवाद को इस तरह से आप समझो कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। अगर एपीआई इंडिया में, एपीआई के उदाहरण मैंने चूंकि कुछ देर पहले दिया था, अगर एपीआई मान लो कि इंडिया में बनाएगी एक यूनिट, तो उसका कॉस्ट होगा 100 रुपीज़। लेकिन वही एपीआई अगर चीन से मंगाती है तो उसका कॉस्ट होता है 90 रुपीज़। तो एक कंपनी जो पूंजीवादी कंपनी है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हमेशा सस्ता मिले। तो इसलिए भारत में बने हुए 100 रुपये के एपीआई को नहीं मंगा करके चीन में बने हुए 90 रुपये के एपीआई को मंगाएगी। और यही विश्व के लिए खतरा है आज के समय में। यही अमेरिका को यही चीज़ डिस्ट्रॉय किया है। अमेरिका पूंजीवादी देश है, पूंजीवाद का अग्रणी है विश्व में, और अमेरिका को यही चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण चीन सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बना है। पूंजीवादी व्यवस्था एक समय में अच्छा था, वर्तमान में बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा है कि ग्लोबलाइजेशन, वही बात है कि हमने अपना मार्केट विश्व के लिए खोज दिया। तो ऐसी कंडीशन में पूंजीवादी व्यवस्था थी, जिसको जहाँ से सस्ता माल मिला वहाँ से लेना शुरू किया। भले वो चीन हो, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो। ग्लोबलाइजेशन ना तो शत्रु देखी ना तो मित्र राष्ट्र देखा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। मैं एपीआई के एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ कि एपीआई में क्या होता है कि इसको बनाने में बहुत सारी कंपनी ने भारत सरकार को बोला कि हम आपको एपीआई बना कर देंगे, लेकिन उस कंपनी को इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा। एनजीटी जैसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत सारे कोर्ट हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आप इन्वायरमेंट का नुकसान पहुँचा रहे हो। इसलिए एपीआई बनाने वाले कंपनी को जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाया। यही कारण है कि अभी तक इस तरह की कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई इंडिया में, राइट। लाल फीताशाही है। एक फाइल अगर हम एक ऑफिस में देंगे, उसको वहाँ से सिग्नेचर करवाइए, उसको वहाँ से सिग्नेचर करवाइए, उसको वहाँ से सिग्नेचर करवाइए, और हर जगह घूस दीजिए। तो ये जो लाल फीताशाही की प्रवृत्ति है, ये दृष्टिगोचर होती है, वे व्याप्त है, जो हिंड्रेंस है किसके मार्ग में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के मार्ग में, उद्योग को बढ़ावा देने के मार्ग में। ये सारे के सारे समस्याएं हैं, और यही कारण है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ पाया। कोर्ट के निर्णय में लेट लतीफी, तारीख पे तारीख। और यही कारण है कि 7 लाख करोड़, एक रिपोर्ट था इकोनॉमिक सर्वे का, आई गेस 2017 का था, कि कोर्ट में 7 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं कंपनी वगैरह का। यानी कोर्ट अगर डिसीजन दे देगा तो 7 लाख करोड़ रुपए क्लियर हो जाएंगे, और जिसमें राजस्व की प्राप्ति जो है भारत सरकार को भी होगी। तो कोर्ट का निर्णय लेट लतीफी होता है। ये भी कारण है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ पाया, राइट। तो समस्या आपको पता चला कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्या क्या समस्या हमने डिस्कस किया। अब देखो, सवाल यह है कि समस्या है तो करना क्या चाहिए, हम किस तरह से। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सस्ते और टिकाऊ माल के उत्पादन से खत्म होगी चीन पर निर्भरता, आखिर इसे हम किस तरह से प्राप्त करें। कुछ पॉइंट मेरा है। पहला है कि भारत को संबंधित वस्तु के निर्माण करके उसके आयात पे रोक लगाना चाहिए। मान लेते हैं कि हमने फ्रिज बनाना शुरू किया, और फ्रिज बनाने में अगर हम चीन से सस्ता फ्रिज बनाना शुरू किए, उसके बाद जो है हमें फ्रिज पे रोक लगा देनी चाहिए। रिसेंट एग्जांपल लो, N9 पीपी किट कर लो, सॉरी, पीपी किट हम चीन से मंगाते थे, और हमने इसका उत्पादन करना इंडिया में शुरू किया। विश्व का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम बन गए पीपीई किट में। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसके आयात पे हमने रोक लगा दी कि चीन अब हमें पीपी किट मत भेजो, हम ऑलरेडी इस पे डिपेंडेंट हो गए, अपने पे डिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। तो इसी तरह से जो जो उत्पाद पे भारत आत्मनिर्भर हो उसको आयात पे रोक लगा देनी चाहिए। सेकेंड, सेज पॉलिसी भारत सरकार ने लाई थी। हमने आपको बताया था कि 2005 में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी सरकार लाई थी, लेकिन उसमें जो कमी रह गई उस कमी को दूर करके इसके बेहतर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तीसरा, टाटा जैसी कंपनी, टाटा जो है नमक से लेकर के सुई से लेकर के मार्शली तक बनाती हैं, और टाटा ने एक बार भारत सरकार को कहा था
कि आप हमें हर एक व्यवस्था दीजिए, हम आपको चीन से सस्ता सामान बना कर देंगे। टाटा ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, आई गेस शायद ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन भारत सरकार उसको, टाटा को वो फैसिलिटी नहीं दे पाई। तो सवाल यह है कि टाटा जैसी कंपनी को आप प्रोत्साहन दीजिए, वो हर कुछ बना सकती है जो चीन से हम मंगाते हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर के आसान बनाया जाए, यानी अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी आती है इंडिया में, या टाटा ही मान लीजिए कहीं प्लांट लगाती है, हमने देखा है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में टाटा को नहीं लगा पाई वेस्ट बंगाल में प्लांट नैनो का, और उसके कारण जो है नैनो का जो टाटा का जो कॉन्सेप्ट था वो भी फेलियर हुआ एक तरह से। दूसरा बात क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो है टाटा का प्लांट भी नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं। लोकतंत्र में आप जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, राइट? तो काफ़ी प्रदर्शन हुआ था उस समय में इसके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हो कि न्यायपालिका में जो भी विवाद इंडस्ट्री से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, उसका 3 महीने के अंदर एक समाधान दे दीजिए। 3 महीने के अंदर सरकार, न्यायपालिका, कोर्ट, आप 3 महीने के अंदर उस पर डिसीजन दे दीजिए, राइट? उसके बाद सरकार को एक्सपोर्ट पे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। टाटा जैसी कंपनी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अन्य कंपनी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चीन किस तरह से आगे बढ़ा? चीन ने क्या किया है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु बना रहा है, उसको 50 रुपया में बन रहा है, राइट, चीन में। तो चीन ने क्या किया है कि इसी वस्तु को अगर दूसरे देश में पहुंचाएंगे तो शिपमेंट वगैरह का जो खर्च होगा वो खर्च होगा। चीन ने वो खर्च को प्रोत्साहन के तौर पे इस कंपनी को दिया पैसा कि आप अन्य देश में पहुंचाइए, और यहाँ पे अगर 50 रुपये में बन रहा है तो अन्य देश में कोशिश कीजिए कि या तो 50 रुपये में पहुँचे या 50 रुपये से कम ही पहुँच जाए। 40 रुपये में अन्य देश में पहुँचे, 30 रुपये में अन्य देश में पहुँचे, और आपको जो भी पैसा का लॉस होगा वो हम देंगे। तो इस तरह से चीन ने अपना एक्सपोर्ट पॉलिसी बढ़ाया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चीन को चाहिए था। आज विश्व में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास ही है। तो ये सारा का सारा काम हमें करने की आवश्यकता है। प्लस पॉइंट क्या है भारत के पास? चीन से सस्ता श्रमिक है भारत के पास, और आईटी सेक्टर हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निश्चित तौर पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, उसमें हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट है, और इस सारा का सारा स्टेप जो हमने बताया, इसमें अगर कोई आपका स्टेप है, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो है भारत को सुरक्षा परिषद के लिए आसानी से चुने जाने की उम्मीद हो रहा है। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब भारत चुना जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप ये एक बार इसको पढ़ लेना कि भारत ऑलरेडी 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उसका चुनाव होता है। तो भारत का जो कार्यकाल शुरू होगा वो होगा जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक भारत का कार्यकाल होगा। 7 बार भारत ऑलरेडी इसका सदस्य रह चुका है। तो इसको लेकर के हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर इसको बनने दीजिए। और यूनाइटेड नेशन को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां यूनाइटेड नेशन का क्या क्या बॉडी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, आरक्षण को लेकर के भी मैं डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि उस पर थोड़ा सा मैं बच के निकलना चाहता हूँ, राइट, या उस पर डिटेल से डिस्कस करने की आवश्यकता है। यानी कम से कम आधे घंटे आपको आरक्षण पे डिस्कस करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के मूल रूप में आप उनको समझा पाओगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आर्टिकल वगैरह का। भारत के संविधान का जो आर्टिकल है उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस किस आर्टिकल में आरक्षण का जिक्र है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो आप। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में आरक्षण का जिक्र है, जिसमें सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 तक आरक्षण का जिक्र है। इसमें SC, ST, OBC और EWS इसको आरक्षण देने की चर्चा जॉब में या कॉलेज के एंट्रेंस वगैरह में। क्लियर है इतना?
इसके अलावा कुछ अन्य जगह भी आरक्षण की डिस्कशन होता है। जैसे भारत के संविधान के आर्टिकल 330 में, आर्टिकल 330 के तहत व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा में, संसद में और राज्य विधानसभा में, संसद में और राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए स्पेशल सीट आरक्षित होगी। आई रिपीट, आर्टिकल 330 में व्यवस्था किया गया है कि संसद में और राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि एक लोकसभा क्षेत्र है, मैं बिहार से हूँ तो बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है। वो जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से जब भी चुनाव में लोग खड़ा होंगे वो एससी कम्युनिटी के ही लोग आएंगे। आई रिपीट, वहाँ से एससी कम्युनिटी के लोग ही चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। जब लोकसभा का चुनाव होगा, उम्मीदवार खड़े होंगे, नॉमिनेट करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग ही नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उस जगह को नॉमिनेट किया गया है आरक्षण के तौर पे। तो इस तरह से जो है लोकसभा में और राज्य विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है एससी एसटी को लेकर के। क्लियर है इतना? अब देखो, एक आर्टिकल आता है 331, 331 और 333। 331 जो है प्रावधान करता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण को लेकर के चर्चा करता था। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो किसी दो व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के लिए चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसको निर्वाचित कर सकते हैं, राइट। राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह से राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा में लगता है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। राज्यपाल को लगता है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वैसे कंडीशन में एक व्यक्ति का चुनाव करके वो राज्य विधानसभा भेज सकता था, राइट। असेंबली उसको भेज सकता था, एमएलए उसको बना सकता था। क्लियर है? लेकिन हाल फिलहाल में जनवरी 2020 में 104 संविधान संशोधन, याद रख लेना इसको, 104 संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन के द्वारा इस पावर को हटा दिया गया। 104 संविधान संशोधन में मात्र एससी एसटी के लिए आरक्षण जो था उसको बढ़ाया गया लोकसभा या और राज्य विधानसभा में। जो 2020 में एक्सपायर करने वाला था उसको बढ़ा दिया गया 2030 तक, 10 साल के लिए। और एंग्लो इंडियन की जो बात की गई थी, जो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शक्ति दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में। क्लियर है इतना? तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। आरक्षण को लेकर के फिर कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आरक्षण का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह आपको सोचना है यहाँ पे। देखो, इसको भी देख सकते हो कि किस तरह से भारत की जो विजय हुई है कल चीन के साथ, उसको लेकर के ताइवान और हांगकांग किस तरह से भारत का समर्थन कर रहा है। यहाँ पे भगवान राम की इस तरह की तस्वीर है और नीचे में ड्रैगन इस तरह का तस्वीर है, राइट। तो ये चीन और ताइवान और हांगकांग जो है वो भारत का समर्थन कर रहा है। निश्चित तौर पे अब हमें भी एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए चीन के साथ। मुझे लगता है पर्सनली कि एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना चाहिए। भारत ने खुल के, ना तो कोरोना वायरस के कारण जो है चीन का विरोध किया, भारत ने खुल के ना तो ताइवान का समर्थन किया, भारत ने खुल के ना तो हांगकांग का समर्थन किया। तो ऐसे कंडीशन में जो चीन इंडिया पे दबाव डालता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी सेना बढ़ा करके भारत पे दबाव डालता है, उस दबाव में हमें नहीं आना है। चीन को हमें माकूल जवाब देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भारत का जो सॉफ्ट पॉलिसी है चाइना के लिए उसको चेंज करके एक हार्ड पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पष्ट तौर पे चीन की विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए हमें हार्ड पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और जहां संभव हो हमें भी चीन को घेरने की आवश्यकता है, जिस तरह से चीन इंडिया को घेर रहा है।
एडिटोरियल खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिया इसका। देखो इस पे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो है स्वास्थ्य को लेकर के है, सार्वजनिक स्वास्थ्य किस तरह से देश का इम्प्रूवमेंट हो। हालांकि बहुत कुछ इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्क्रीट हम डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट, जहाँ पे कि भारत सरकार की स्वास्थ्य पॉलिसी क्या है, नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना जीडीपी का वर्तमान में हम खर्च करते हैं, कितना सरकार का जीडीपी का खर्च करने का टारगेट। ओके 30 मिनट। देखो जीके में भारत की धमक, राइट। जीके में भारत की धमक, थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जीके में भारत के आने से क्या उम्मीद की जा रही है। 2-3 पॉइंट बताया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ। अमेरिका जो है G7 में भारत को क्यों चाहता है, यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया है 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि विश्व के एक नई शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, राइट। दूसरा है कि विश्व व्यवस्था में चीन का भविष्य तय कर सकेगा। चीन को इनकाउंटर करने के लिए भारत को, दक्षिण कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को G7 में शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तीनों ही देश चीन को काउंटर करते हैं। ये तीनों ही देश चीन से परेशान है, विश्व चीन से परेशान है। तो ऐसी कंडीशन में G7 में इन तीनों देशों को शामिल किए जाना जरूरी है, राइटर का कहना है। और तीसरा कि चीन के प्रतिक्रिया स्वरूप एक नए गुट के निर्माण जरूरी है। भारत को उस गुट को लीड करना है, जो G7 है उसको लीड करने की आवश्यकता है। तो इसलिए G7 में इन तीनों देशों को शामिल किया जाना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट कुछ दिया हुआ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार G7 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। G7 में देश कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। क्लियर है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है 1973 में 1973 में जो है तेल की क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में। तेल की समस्या से वर्ल्ड जूझ रहा था, विश्व जूझ रहा था। तो वैसी कंडीशन में इन देशों ने मिल करके G7 देश की स्थापना किया। बाद में इसमें रसिया जुटा, लेकिन 2014 में रसिया इससे बाहर आ गया। रसिया को इससे बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रसिया क्रीमिया का जो क्षेत्र है, जो क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है। देखो रसिया और यूक्रेन, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान उसी तरह से है, तो यूक्रेन का जो पार्ट है क्रीमिया, उस क्रीमिया पे जो है रसिया ने अधिकार कर लिया। तो इसका काउंटर जो है हर एक यूरोपीय कंट्री ने किया, और यूरोपीय कंट्री के कहने पे G7 से बाहर कर दिया गया है रशिया को 2007 में। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो चाहते हैं कि रसिया भी इसमें शामिल हो। उन्होंने 4 देश को बेसिकली बात की है, ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, दक्षिण कोरिया को और रूस को इसमें शामिल होने के लिए। तो बेसिक बस इतना याद रखना, इससे अधिक आवश्यकता नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि 1973-74 में तेल क्राइसिस के बाद 75 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फेसबुक में जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी पे CCI की नज़र। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी ने कई बार प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक सांविधिक संस्था। क्यों सांविधिक संस्था है? क्योंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसमें 1+7 थे मेंबर, 1+6 सॉरी। पहले इसमें 7 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष होते थे और 6 सदस्य होते थे। लेकिन अब इसमें कर दिया गया है 1+3 कर दिया गया, यानी अब इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं। 1+3, एक अध्यक्ष हुए और 3 इसका सदस्य हुए। पहले इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य। अब इसमें 2018 में, अप्रैल 2018 में इसे 1+3 कर दिया गया है। नया रिसेंट न्यूज़ है। यूपीएससी ने इस पर नहीं क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा है, तो पूछ सकता है बीच में।
काम बेसिकली इसका क्या है, तो कंपटीशन को नियंत्रित करना। किसी तरह से कोई कंपनी, मान लो जियो की कल के समय में भारत में मोनोपोली कायम ना हो जाए, भारत में जो है जियो का मोनोपोली कायम ना हो जाए, मात्र जियो ही कंपनी भारत में न रह जाए टेलीकॉम को लेकर के, तो ये कंपटीशन को कायम करना जरूरी है, इसलिए सीसीआई की स्थापना की गई थी। देखो यहाँ बस याद रखना है कि डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इस न्यूज़ है सेकंड वाला न्यूज़, इससे याद रखना कि डीएमआईसी की स्थापना दिल्ली से किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और इसकी जो शुरुआत की गई है, दिल्ली से मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, और इसकी जो शुरुआत की गई है ये जापान के सहयोग से बन रहा है। कई बार स्टेट पीसीएस में यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है कि डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस देश के सहयोग से बन रहा है, तो याद रखना जापान के सहयोग से बन रहा है। ओके, मध्य प्रदेश में खुले में पड़ा है 5 लाख टन गेहूं। देखो हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है ना कृषि की, वो समस्या है भंडारण की। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है, और कोल्ड स्टोरेज के अभाव के कारण हम लाखों टन प्रत्येक वर्ष अनाज सड़ जाते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जो बेकार चला जाता है। तो किसानों की आय को दोगुना करने की जो रिकमेंडेशन थी अशोक दलवई समिति की, उसमें इन्होंने कहा था, रेखांकित किया था कि भंडारण की समस्या बहुत व्यापक समस्या है भारत में, इसे दूर करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा हम एफसीआई के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली देखो एफसीआई जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के अंतर्गत एक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना संविधान में संसद के द्वारा एक एक्ट, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के एक्ट के माध्यम से 1965 में किया गया था। और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 1964-65 का वही समय था जहां भारत में गेहूं की कमी से भारत जूझ रहा था। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा, हमें अमेरिका ने गेहूं देने से मना किया था, और इसके बाद 1966-67 में जो है एमएस स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में हरित क्रांति आया, भारत गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना था। तो इस तरह से जब घटना वाइज चीज़ों को याद रखोगे ना, तो ईयर वाइज चीज़ों को, घटना वाइज चीज़ों को याद रखोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। और इसी के साथ जब गेहूं का अभाव था तो एक और संगठन की स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लेना, इसको सीएसीपी कहते हैं, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी का काम होता है कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करना और रिकमेंड करना किसको, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को। उइगर मुस्लिम की जो समस्या है, तो उइगर मुस्लिम की समस्या के बारे में याद रखना कि 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम हैं जिसको जेल में डाला गया है चीन में, राइट। बस इतना याद रख लेना कि उइगर मुस्लिम संबंधित हैं चीन से, और 10 लाख से अधिक लगभग जेल में बंद है चीन के। देखो इसको एक बार देख लेना, ऐतिहासिक स्थल है, कुछ नया अगर इस तरह से ऐतिहासिक स्थल पाया जाता है तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन बना देता है, तो एक बार इसको देख लेना। और एक बार देखो हमने आरक्षण के बारे में डिस्कस किया था, तो इस न्यूज़ को भी एक बार पढ़ना कि किस तरह से दलित जाति या अनुसूचित जाति के लोगों को जो है घोड़ी पर चढ़ने पे जो है कुछ लोगों के द्वारा मारा गया। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी ऐसे करते हैं, नहीं, लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व अभी भी समाज में विद्वान है जो समानता नहीं देखना चाहता। ओके चलो आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ, राइट। देखो ये क्वेश्चन पे यूपीएससी ने लगातार 3 वर्ष क्वेश्चन पूछा। अब आप पूछोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो यूपीएससी ने आई गेस 2017 में यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है। 2018 में भी घड़ियाल ऑप्शन में दिया हुआ था, यानी ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते थे, आपको अगर पता होता है कि घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। 19 में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा और 20 में भी शायद पूछा।
तो इसलिए लगभग 3 से 4 वर्ष लगातार यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। घड़ियाल क्रोकोडाइल का नेचुरल हैबिटेट है चंबल नदी का क्षेत्र, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और एमपी का जो है ट्राई जंक्शन है वो क्षेत्र है चंबल नदी का क्षेत्र, वहाँ पे ये पाया जाता है, खास करके मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। तो याद रख लेना चंबल नदी का क्षेत्र, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।